स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया है। यह बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की थी। अब सरकार के उस घोषणा पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। अगले 5 वर्षों में सरकार बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और फिर रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करेगी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में विपक्ष नौकरी और फिर रोजगार को लेकर के सरकार के खिलाफ बड़ा कदम हथियार बनाने की फिराक में था। जहां आगामी चुनाव में विपक्षी दल इसे मुद्दा बना करके जनता से वोट मांगने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दाव खेलते हुए विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराएगी। सरकार के इस ऐलान से विपक्ष चारों खाने चित हो गया है और उसके हाथ से एक बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकल गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया था। अब सरकार ने अपने उस फैसले को धरातल पर उतारने की पहल करते हुए 15 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में अपनी मोहर लगा दी है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के महागठबंधन ने कमर कसना शुरू कर दिया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पप्पू यादव राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी से मिले और प्रियंका गांधी से बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किया। जब प्रियंका गांधी से पप्पू यादव से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। जहाँ सांसद पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लगातार देश के मुद्दों पर बोलती रहती है, जो लोगों को प्रियंका गांधी से अधिक अटैचमेंट है। राहुल गांधी 6 बार बिहार आ चुके हैं। राहुल गांधी के दौरे के बाद गरीब EBC SC/ST का लगाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। जब बिहार की जनता प्रियंका गांधी को भी देखना और सुनना चाहती है। वहीं पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के पप्पू यादव ने आगे कहा कि हमारे लिए ये 2 ताकतें ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, बिहार आने और फिर ना आने का फैसला उनका होगा। दोस्तों बिहार में चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान चला रहे हैं। इस वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सभी विपक्षी दल हैं, लेकिन चुनाव ने आयोग प्रक्रिया को सही बताते हुए समय से पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस बीच बिहार से बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आए जिसमें अलग अलग प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई है। अब एक वीडियो राजद नेता और फिर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शेयर किया है, जिसमें कथित तौर पर BLO द्वारा वोट जोड़ने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जब तेजस्वी यादव BLO द्वारा रिश्वत मांगने का वीडियो शेयर करते हुए भाजपा सरकार और फिर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन कहा था कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में मांगे गए दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास है। अगर सरकारी कार्यालय जाएंगे तो फिर बिना रिश्वत लिए अधिकारी आवास जाति सहित अन्य प्रमाण पत्र बनाएंगे ही नहीं। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के नाम पर 40 रुपये घूस मांगा जा रहा है। जब 20 सालों से चल रही एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। 500 रुपये लिए बिना ये कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करेंगे। काम तो भूल जाइए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मखौल उड़ा रहे हैं। जब BLO भी जानते हैं कि किसका नाम काटना है, ये पहले से ही तय है, बाकी सब ढकोसला है। जब वीडियो में एक लड़का पूछ रहा है कि कितना पैसा लिए, BLO ने कहा कि 20 रुपये लिए। इसके वीडियो बनाने वाले लड़के ने कहा कि 20 रुपये एक फॉर्म के लिए जा रहे हैं। इसके बाद BLO कहते हैं कि प्रेम से मांगे हैं, चाय पीने के लिए लिया हूँ, वापस कर दूंगा। दोस्तों बिहार में भूमि सुधार और सर्वेक्षण को पारदर्शी और फिर सरल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ी पहल की है। जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई सूचनाएं और फिर दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब बिहार के नागरिक घर बैठे अपनी जमीन से जुड़े हुए नक्शे सर्वेक्षण की स्थिति और फिर आवेदन की प्रगति ऑनलाइन देख सकेंगे। जहाँ वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह डिजिटल पोर्टल बिहार में भूमि सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने
कहा है कि इस व्यवस्था से कार्यालय के चक्कर खत्म होंगे और फिर लोग घर बैठे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ भूमि विवादों में भी कमी आएगी। जब मंत्री ने बताया है कि पोर्टल पर हर क्षेत्र का नक्शा उपलब्ध रहेगा जिसे नागरिक आसानी से देख सकेंगे। साथ ही साथ किसी भी भूमि से संबंधित सर्वेक्षण की स्थिति, प्रक्रिया और फिर प्रगति की जानकारी रियल टाइम में मिल सकेगी। इससे सरकारी कामकाज में जवाबदेही भी बढ़ेगी। जब वहीं पर राजस्व विभाग का दावा है कि आधुनिक तकनीक के सहारे बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस पोर्टल से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि जमीन से जुड़े हुए फर्जीवाड़े और फिर विवाद पर भी अंकुश लगेगा। दोस्तों, बिहार के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त होगी। दरअसल बात यह है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन और फिर चिकित्सा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष प्रयास में जुटा हुआ है। इस विशेष योजना के तहत विभाग अस्पतालों को 3 तरीके के प्रमाण से मान्यता दिला रहे हैं, जहाँ इससे मरीजों को बेहतर इलाज के साथ साथ अस्पतालों के अंदर एक बेहतर कार्य संस्कृति भी विकसित हो रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल 13,078 अस्पतालों में से अब तक 573 को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिल चुका है। वहीं पर 432 अस्पतालों का कायाकल्प और फिर 27 को लक्ष्य प्रमाणित मिला है। आपको बता दें कि बीते 8 जुलाई को सुपौल, किशनगंज और फिर मुंगेर की जिला अस्पतालों को NSQS प्रमाण में मिला है, जब वहीं पर सुपौल और फिर मुंगेर को भी लक्ष्य प्रमाण दिया गया है। जहाँ NQS के राष्ट्रीय विश्लेषक डॉक्टर मेहताब सिंह का कहना है कि प्रमाणन से ये साबित होता है कि संबंधित अस्पताल में दी जा रही सेवाएं गुणवत्तापूर्ण है। इससे मरीजों को तो संतोषजनक सुविधाएं मिलती ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। दोस्तों, बिहार में अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और फिर रोजगार के सृजन के बिहार कैबिनेट के फैसले पर मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। जब उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार नौकरी और फिर रोजगार की घोषणा ऐसे समय में कर रहे हैं जब उनकी सरकार की विदाई का समय आ गया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके तहत श्रम संसाधन विभाग के तहत बिहार राज्य में आगामी 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी रोजगार सृजन के लक्ष्य के निर्धारण को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि उनसे अब कोई भी पूछेगा क्या कि पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी यादव ने यह तंज इसलिए दागा क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के समय जब तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि वे पैसा कहां से लाएंगे। अब उसी को याद करते हुए तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। जब वहीं पर राहुल गांधी के बिहार को क्राइम कैपिटल कहे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल्कुल भी सही कहा है। बिहार में हर तरफ गोली चल रही है, अपराधी आतंक मचा रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब सब लोग अचेत अवस्था में, इसलिए बिहार को क्राइम कैपिटल कहना गलत नहीं है। दोस्तों, बिहार में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जी हाँ, कल बिहार के पटना समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। रोहतास, किशनगंज, नालंदा, जमुई, भोजपुर, भागलपुर, बक्सर, आरा, लखीसराय और औरंगाबाद में बादल जम करके बरसे। लगातार बारिश से कई जगह जलजमाव और सड़क हादसों की खबरें भी सामने आई। जमुई में लगातार 3 दिन की बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। NH 333A पर नरगंजो रेलवे स्टेशन के पास पुल से सड़क पर पानी बहने लगा है। इसी दौरान झाझा से सिमलतला जा रहा है एक ऑटो तेज बहाव में फंस गया और बहने लगा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से मदद करके हालात संभाले। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम ट्रफ लाइन अभी बिहार के ऊपर से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के असर से नमी बढ़ी है, जिससे राज्य में अब बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जब विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में जल निकासी का इंतजाम रखें और फिर खेती से जुड़ा निर्णय मौसम पूर्वानुमान को देखकर ही लें। जहाँ अगले कुछ दिनों में दक्षिण और फिर मध्य बिहार में और तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां इसमें कुल 30 एजेंडे पास हुई है। जहां वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में लगे BLO और सुपरवाइजर को राज्य सरकार ने एक मुश्त 6,000 रुपये मानदेय देने का फैसला किया है। जहां इसके लिए कैबिनेट से 51 करोड़ 68,40,000 रुपये की स्वीकृति भी मिल गई है। दूसरी ओर नौकरी और रोजगार को लेकर भी नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहाँ अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और फिर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने
परामर्श देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का आदेश जारी किया है। इस समिति में 12 सदस्य होंगे जो कि लगभग सभी विभागों के होंगे। सरकार का मानना है कि नए रोजगार सृजन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर के साथ राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं पर चुनावी वर्ष में अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उनके वेतन भुगतान और फिर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेहतर शिक्षा वातावरण निर्माण करने के लिए 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख और 24,000 रुपये देने की स्वीकृति आज कैबिनेट से मिली है। वहीं पर पटना मेट्रो के लिए भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। 2 वर्ष 8 महीने यानी कि अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 179 करोड़ 37 लाख रुपए देने की कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जब मेट्रो परिचालन के लिए 3 कार सिग्नल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए 21 करोड़ 15,44,646 की भी मंजूरी मिली है। जो किराए की अवधि 3 साल की होगी। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से बीजेपी टेंशन में आ गई है, जब बीजेपी को विपक्ष को बढ़त मिलने का डर सता रहा है। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी भी इसकी तपिश महसूस कर रही है। खबरें हैं कि बीजेपी को जमीनी स्तर पर उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसी पार्टी उम्मीद कर रही थी। ऐसे में बिहार बीजेपी के संगठन सचिव भिखू भाई दल सानिया ने बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों से राज्य भर में जाकर के वोटर से मिलने और फिर उनकी आशंकाओं को दूर करने को कहा है। जहां नामांकन प्रक्रिया में पार्टी समर्थकों की मदद करने का भी निर्देश दिया है। वहीं पर एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि बीजेपी की चिंता यह है कि उसने विपक्ष को इस मुद्दे पर बढ़त बनाने का मौका दे दिया है। जब विपक्ष लगातार लोगों को बड़े पैमाने पर वोटिंग के अधिकारों से वंचित हो जाने की चेतावनी दे रहे हैं, चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष वोटर्स तक पहुंचने के लिए अपने बूथ लेवल एजेंट की संख्या बढ़ाने में भी बीजेपी से आगे रहा है। दोस्तों, बिहार के बाढ़ में अंचल कार्यालय का अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है। यहां पर एक आवेदन ने अंचल कार्यालय की पोल खोल दी है। दरअसल आवेदककर्ता ने अपने नाम पर ब्लूटूथ नॉइस और फिर पिता और माता के नाम पर ईस्टवुड लिखा है। जब वहीं पर फोटो में एयरवर्ड्स की फोटो लगा दिया गया है। मज़ेदार बात यह है कि इन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए आवेदक का निवास प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। यह हैरान कर देने वाली बात यह है कि जारी प्रमाण पत्र निर्गत में आवेदक की तस्वीर की जगह ईयरबड्स की तस्वीर है। जब प्रमाण पत्र में नाम ब्लूटूथ नॉइस और माता और फिर पिता का नाम ईस्टवुड लिखा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले के प्रकाश में आने के बाद निवास प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया की जांच कराने के कवायद की जा रही है। वहीं पर इस निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का नाम अभयराज है। वे गुलाब बाग के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि सच्चाई को दिखाने के लिए इस तरीके का आवेदन दिया था ताकि ये सच सामने आ सके कि निवास प्रमाण पत्र बनने में कितनी जांच होती है। वहीं पर अभय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया जबकि हम कोई और फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां जल्दबाजी रहती है, जहाँ वहीं पर अधिकारी भी नहीं मिलते हैं। अधिकारी तरह तरह के बहानेबाजी करते हैं। इस वजह से मैं कई फॉर्म नहीं भर सका। इसके बाद मैंने आवेदन कर दिया ताकि ये सामने आ सके कि कितनी जाँच होती है। ये सभी लोग जाँच नहीं करते हैं, केवल परेशान करते हैं। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बिहार के हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। इससे छोटे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। यह बिहार के लघु और फिर सीमांत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उन्हें खेती के लिए महंगे कृषि यंत्र खरीदने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सरकार हर पंचायत में ऐसे सेंटर खोलने जा रही है जहाँ से किसान कम किराए पर आधुनिक कृषि उपकरण ले सकेंगे। ये पहल खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो अब तक संसाधनों की कमी के कारण आधुनिक खेती से वंचित रह जाते थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री और फिर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया है कि हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यहां से किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेसर, रिपर, रोटावेटर, लेजर, लैंड लेवलर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण रियायती दरों पर किराए पर मिल सकेंगे। इससे खेती की लागत कम होगी और फिर उत्पादकता बढ़ेगी। वहीं पर प्रत्येक CHC की स्थापना पर करीब 10 लाख रुपए की लागत आती है जिसमें सरकार 40% तक की सब्सिडी दे रही है। वहीं पर 35 bhp या फिर उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 1,60,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी।
दोस्तों, बिहार में ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। दरअसल बात यह है कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की तस्वीर अब लगातार बदल रही है। बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने 40,250 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और फिर रखरखाव की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 36,372 किलोमीटर से अधिक सड़कों का कायाकल्प किया जा चुका है। वहीं पर जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 16,166 ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को स्वीकृति मिली है, जिसकी कुल लंबाई 40,250 किलोमीटर से अधिक है। इस कार्य पर 18,963 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे। आपको बता दूं कि इसमें से 15,342 सड़कों की पारंपरिक मरम्मत हो चुकी है, इसकी लंबाई 36,855 किलोमीटर से भी अधिक है। वहीं पर मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत पूर्वी चंपारण में 2,363 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों के कायाकल्प का निर्माण कार्य किया जा चुका है। वहीं पर दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण है। यहाँ अब तक 1979 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों के रखरखाव का काम पूरा हो जा चुका है। इसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में, उसके बाद समस्तीपुर जिले में, फिर रोहतास जिले में, उसके बाद गया जिले में, उसके बाद वैशाली में, फिर पटना में और फिर मधुबनी में सड़कों का रखरखाव कार्य किया जा चुका है। दोस्तों, बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो लगभग 2 दशकों बाद हो रही है। इसका मकसद है हर वोट सही व्यक्ति का हो और फिर फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सके। ऐसे में अगर आप बिहार के निवासी हैं और फिर आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहते हैं, तो फिर ये सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अब ये प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। आप घर बैठे मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कुछ मिनटों में ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर कैसे वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें। तो इसके लिए आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि NVSP के जरिए चेक कर सकते हैं, और ये वेबसाइट है www.nvsp.in। इस वेबसाइट को खोलें, उसके बाद होम पेज पर दिए गए सर्च इन इलेक्टोरल रोल विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ 2 तरीके से सर्च किया जा सकता है। पहला डिटेल से अपना नाम, पता, उम्र, लिंग, राज्य, जिला और फिर विधानसभा क्षेत्र भरें। वहीं पर दूसरा है एपिक नंबर से, जहाँ अपने वोटर ID कार्ड पर दिए गए एपिक नंबर से सर्च करें। सभी जानकारी भरने के बाद सर्च बटन दबाएं। यदि आपका नाम सूची में है तो बूथ का नाम, सीरियल नंबर और फिर एपिक नंबर सामने आ जाएगा। सवाल है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से कैसे चेक करें। तो आपको बता दूं कि चुनाव आयोग का आधिकारिक ऐप, एंड्रॉयड ऐप या फिर प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप है वोटर हेल्पलाइन। इस ऐप को खोल करके मांगी गई जानकारियां भरें और अपनी वोटर डिटेल देखें। तीसरा नंबर है SMS, जी आप SMS से भी जान सकते हैं। अपने मोबाइल से एपिक नंबर टाइप करें और 7738299899 पर SMS भेजें। ये सेवा कभी कभी तकनीकी कारणों से बंद भी रह सकती है, इसलिए वेबसाइट या ऐप अधिक भरोसेमंद विकल्प हो सकता है आपके लिए। अब सवाल है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो आप क्या करें। तो यदि खोजने पर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है या फिर उसमें कोई भी गलती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म 6 भर करके नया नाम जुड़वाने या फिर पुराने विवरण को अपडेट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये फॉर्म NVSP पोर्टल या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पर ऑनलाइन उपलब्ध है। दोस्तों, आप भी खाना बनाते वक्त तेल का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। बिना तेल के सब्जी की कोई अहमियत नहीं होती है और लगभग हर पकवान में तेल का उपयोग ज़रूर होता है। मगर अभी हम आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से हजारों लोगों की जान चली गई है। केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर के मुताबिक रिफाइंड तेल हर साल 20 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। यह रिफाइंड तेल से DNA को नुकसान पहुँचती है, RNA का नाश होता है, दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, दिमागी क्षति होती है, लकवा मारा जाता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, नपुंसकता होता है, कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। वहाँ पर हड्डियों की कमजोरी भी होती है, जोड़ों और फिर कमर में दर्द होता है, किडनी खराब होता है, लिवर की समस्या होती है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगता है, वहाँ पर पर्दर रोग बढ़ते हैं, बांझपन होती है, बवासीर होता है और फिर त्वचा रोग जैसी समस्याएं हो सकती है रिफाइंड तेल की वजह से। अब सवाल है कि आखिर रिफाइंड तेल को कैसे तैयार किया जाता है। तो आपको बता दूं कि बीजों को छिलके समेत दबा करके तेल निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में तेल में मिलने वाली अशुद्धियों को हटाने के लिए उसे रिफाइंड किया जाता है ताकि उसका स्वाद, गंध और फिर रंग खत्म हो जाए। इस दौरान पानी, नमक, कास्टिक सोडा, सल्फर, पोटेशियम, तेजाब और फिर अन्य खतरनाक एसिड का प्रयोग होता है, जिससे अशुद्धियाँ
निकल जाए। इस प्रक्रिया से तारकोल जैसा गारा कचरा निकलता है जिसे टायर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन एसिड की वजह से ये तेल जहरीला बन जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी रिफाइंड तेल खाते हैं तो इसको आज से ही छोड़ दे, अवॉइड कर दे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। दोस्तों, समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सरकार के खिलाफ याचिकाएं दायर करे। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है बीजेपी के मंत्री नितिन गडकरी का। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोक प्रशासन में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के खिलाफ अदालती मामले दायर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नागपुर में स्वर्गीय प्रकाश देश पांडे स्मृति कुशल संगठन पुरस्कार समारोह में बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि अदालती आदेश से ऐसे काम हो सकते हैं जो सरकार भी नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करे। इससे राजनेताओं में अनुशासन आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के मंत्री भी वे काम नहीं कर सकते जो अदालती आदेश से हो सकता है। वहीं पर लोकप्रिय राजनीति राजनेताओं और फिर मंत्रियों की आड़े आती है। नितिन गडकरी ने बताया है कि इस कार्यक्रम में कुशल संगठन के रूप में सम्मानित किए गए लोगों के ने सरकार के खिलाफ ऐसी कई कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी है। देश में सड़क नेटवर्क में क्रांति लाने के लिए जाने जाने वाले भाजपा नेता ने कहा कि कुशल संगठनों ने शिक्षा क्षेत्र में गलत सरकारी फैसलों के खिलाफ कई अदालती मामले दायर किए और फिर कई मौके पर सरकार को अपने फैसले वापस लेने के लिए मजबूर भी किया। अल्पसंख्यकों और SC/ST से भेदभाव पर जेल होगी और जुर्माना भी लगेगा। जहां दरअसल कांग्रेस के रोहित वेमुला बिल को लेकर के बवाल मची हुई है। जी आपको बता दूं कि रोहित वेमुला के नाम पर कर्नाटक सरकार बिल लाने जा रही है। ये विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश हो सकता है। खबर है कि इसमें भेदभाव करने के दोषियों के खिलाफ भारी सजा के प्रावधान है। हालांकि इसके प्रावधानों को लेकर के राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इस बिल में अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और फिर अल्पसंख्यक शामिल होंगे। अब सवाल है कि इसमें प्रावधान क्या है। तो आपको बता दूं कि खबर है कि बिल का मकसद SC/ST, OBC और फिर अल्पसंख्यकों को निजी और सरकारी विश्वविद्यालय में शिक्षा का अधिकार और फिर शिक्षा तक पहुंच मुहैया कराना है। एक रिपोर्ट के अनुसार मसौदे में कहा गया है कि इसके तहत अपराध साबित होने पर जमानत नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ अगर कोई भी भेदभाव करता है या फिर भेदभाव में सहयोग करते हैं और या फिर उकसाता है तो फिर उसे सजा दी जाएगी। वहीं पर पहली बार अपराध करने पर 1 साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ अदालत मुआवजा को सीधे पीड़ितों को देने की अनुमति दे सकती है। ये धनराशि 1 लाख रुपए तक जा सकती है। बार बार अपराध करने पर 3 साल की जेल और फिर 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, बजरंग दल ने खान सर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बजरंग दल ने बिहार के पटना निवासी चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल का कहना है कि खान सर द्वारा जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह एवं उनके परिवार की महिलाओं के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक और फिर अपमानजनक टिप्पणी से जम्मू का डोगरा समाज अत्यंत आहत और फिर क्रोधित है। ये टिप्पणी न केवल ऐतिहासिक विरासत का अपमान है बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने का भी प्रयास है। वहीं पर बजरंग दल इस प्रकार की अभद्र भाषा और फिर मानसिकता की कड़े शब्दों में निंदा करता है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने एक बयान में कहा कि ऐसे लोगों को समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए जो हमारे गौरवशाली इतिहास और फिर सारी सम्मान पर ठार घाट करें। जहां हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार और फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन फैसल खान पर संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार करे और कानूनन कड़ी सजा दिलाएं। उन्होंने कहा है कि डोगरा समाज के गौरव की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल हमेशा तत्पर रहेगा और फिर यदि जल्द से जल्द इस प्रकार कार्रवाई नहीं हुई तो फिर संगठन सड़कों पर उतर करके लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएगा। दरअसल बात है कि खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने में देरी करना कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की गलती थी जब वे कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे। दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर जम करके हमला बोला है। आपको बता दूं कि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में दिए गए एक बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये सोर्स बेशर्म है जो कि आयोग की निष्पक्षता और फिर पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनका ये बयान उस वक्त आया जब चुनावी प्रक्रिया और फिर परिणामों से संबंधित एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ गई थी जो कि ओवैसी के अनुसार पूरी तरह से भ्रामक और
एक तरफा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उससे उम्मीद की जाती है कि वे निष्पक्ष और फिर पारदर्शी तरीके से काम करें, लेकिन जब कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से लीक होती है और उस पर खुद आयोग चुप रहता है तो फिर उसकी निष्पक्षता पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप स्पष्टीकरण दें कि वे सूत्र कौन है जो अंदरूनी बातें बाहर फैला रहे हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि जब विपक्षी दल सवाल उठाते हैं या फिर पारदर्शिता की मांग करते हैं तो फिर आयोग का रवैया अक्सर बचावात्मक और फिर राजनीतिक होती है। उन्होंने ये कहते हुए हमला बोला है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो फिर हमें चुनाव आयोग जैसे संस्था को भी जवाबदेह बनाना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। जहां एक और सत्ताधारी दल पर विपक्ष लगातार संस्थागत नियंत्रण का आरोप लगाता रहा है, वहीं पर अब विपक्षी नेताओं का गुस्सा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर भी खुलकर के सामने आ रहा है। ओवैसी का ये बयान न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो गया है बल्कि इसे एक नई बहस भी शुरू हो गई है कि आखिर सूत्र की आड़ में कितनी सच्चाई छिपी रहती है और क्या ऐसी जानकारी संस्थानों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बिकते हैं जनप्रतिनिधि, जब बीमा भारती और 10 करोड़ के ऑफर का राज खुल गया है। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से सौदेबाजी और फिर सत्ता के लिए नीलामी की मंडी बन चुकी है। फरवरी 2024 में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले जो खेल पर्दे के पीछे खेला चला गया, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जेडीयू की पूर्व विधायक बीमा भारती अब आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जाँच के घेरे में है। यह आरोप गंभीर है, विधायकों को खरीदने की साजिश रची गई है, मंत्री पद का लालच और फिर 10 करोड़ रुपए की पेशकश। इस मामले में राजद नेत्री बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने ईओयू के सामने दिए गए बयान में दावा किया है कि उन्हें राजद खेमे में शामिल करने के लिए नगद 10 करोड़ रुपए और फिर मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया है। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले ये ऑफर उन्हें तेजस्वी यादव को समर्थन देने की शर्त पर दिया गया था। वहीं पर इस आरोप ने न सिर्फ सत्ता की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं बल्कि ये भी बताया गया है कि बिहार में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अब सिर्फ बहुमत की गिनती नहीं बल्कि कैश एंड पावर डील का खेल बन चुका है। वहाँ पर बीमा भारती फ्लोर टेस्ट के रहस्यमय तरीके से गायब रही। उन्होंने दावा किया है कि उनके पति बीमार है, लेकिन बाद में सामने आया है कि उनके पति अवधेश मंडल आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हुए थे। यह सवाल उठता है कि क्या ये सब पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा था? फ्लोर टेस्ट में अनुपस्थित रहना, फिर कुछ दिनों बाद अचानक सामने आना और फिर अब करोड़ों की डील में नाम आना, इस पूरे प्रकरण में उन्हें एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईओयू ने बीमा भारती समेत 4 लोगों प्रमोद कुमार, संजय पटेल और फिर रानी कुमार को नोटिस भेजा है, जब उनसे पूछताछ की तैयारी हो चुकी है। हालांकि तारीख अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। बिहार 2025 के रण में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। राहुल पप्पू की मुलाकात से सियासत गर्म हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने दिल्ली से रणनीतिक रणभेदी बजा दी है। यह कल देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बैठक की सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री रही कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। पहली बार कांग्रेस के रणनीतिक बैठक में उनकी मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि पप्पू यादव अब परिधि पर नहीं परिसर के भीतर हैं। साथ ही ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पप्पू को एक बड़ी भूमिका देने की मोड में है। लेकिन असली सियासी भूचाल लाया पप्पू यादव का बयान। उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि राहुल गांधी हमारे नेता है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे एक सिपाही की तरह निभाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे हैं, जिनमें खुद राजेश राम और फिर सांसद तारिक अनवर के नाम गिनाए हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और फिर प्रभारी कृष्ण अल्लावरो की मौजूदगी में हुई इस बैठक घोषणा पत्र समिति के गठन, जल्द प्रचार शुरू करने और फिर गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया को तेज करने पर सर्वसम्मति बनी। राजेश राम ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में कोई धर्म नहीं, महागठबंधन एकजुट है और फिर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। वहीं पर सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद पप्पू यादव ने राहुल गांधी खड़गे से अलग से लंबी बातचीत की। ये वही पप्पू यादव है जिन्हें कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार के साथ महागठबंधन के मंच से दूर रखा गया था, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ट्रैक पर मौजूद थे। लेकिन अब ये तस्वीर
बदलती दिख रही है। दिल्ली की सियासी चाय में पप्पू यादव अब मुख्य फ्लेवर बनते दिख रहे हैं। साफ है कि कांग्रेस न सिर्फ गठबंधन में अपना वजूद तलाश रही है, बल्कि अब वह नेतृत्व और चेहरे दोनों पर दांव खेलने को तैयार है। बिहार 2025 की जंग अब नीति बनाम नियत से आगे बढ़ करके चेहरा बनाम चेहरा की लड़ाई बनती जा रही है। कांग्रेस ने चाल चल दी है, अब देखना है बाकी मोहरे कैसे बिछते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव लड़ने वाले लोग भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट के में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की सबसे छोटी बेटी पुष्पा मांझी का। जब सोमवार को एक अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि वे चुनाव तभी लड़ेगी जब उनके पिता उनके लिए उन्हें परमिशन देंगे। जब अखबार से बातचीत करते हुए पुष्पा ने अपने पसंदीदा सीट का भी खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वे गया की ही 12 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। फिलहाल ये सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास ही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से ज्योति देवी ने चुनाव लड़कर के जीत दर्ज की थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योति जीतन राम मांझी की समधिन है। वे 2010 में भी वहां से विधायक रह चुकी है। खुद मांझी 2 बार इस सीट से जीत का स्वाद चख चुके हैं। 2010 में मांझी की सीट बदलने के बाद ज्योति ने वहां से चुनाव लड़ा। पुष्पा ने बातचीत में आगे बताया है कि वे बीते 10 सालों से 12 में सक्रिय हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। यहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं। आपको बता दूं कि इस समय मांझी की बहू दीपा मांझी के अलावा समधिन ज्योति देवी विधायक हैं। बेटे संतोष कुमार सुमन विधान परिषद के सदस्य और फिर बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थानों को लेकर के गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी राजद ने न तो चुनावी पारदर्शिता के मुद्दों को गंभीरता से उठाया है और न ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई ठोस पहल की है। पप्पू यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव को लेकर के जनता के मन में कई सवाल हैं। विपक्ष को एकजुट होकर के चुनाव आयोग से ईवीएम पारदर्शिता, चुनावी धनबल और फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दे पर जवाब मांगना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव इस दिशा में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजद केवल सत्ता की राजनीति में उलझी हुई है और फिर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप है। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया है कि जब वो चुनाव आयोग से मिलकर के जनहित याचिका देने की बात करते हैं तो फिर विपक्ष के बड़े नेता इस मुहिम में शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्षी लोकतंत्र की रक्षा में रुचि नहीं दिखाएगा तो फिर आम जनता का विश्वास कैसे बना रहेगा। पप्पू यादव के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में आगामी विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। एक और जहां पर वे खुद को जनता के मुद्दे पर ईमानदार और फिर मुखर नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को निष्क्रिय और फिर केवल अवसरवादी राजनीति करने वाला नेता बताने की रणनीति भी इसमें साफ दिखाई दे रही है। हालांकि इस बयान पर अभी तक राजद या फिर तेजस्वी यादव की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव के इस हमले ने एक बार फिर से बिहार की सियासत को गरमा दिया है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो हल्ला मचना तय है। उन्होंने कहा कि हर अपराध की कड़ी महागठबंधन और तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। ये मंत्री का ये बयान है। जब बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कैमूर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान विपक्ष और विशेषकर की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही है, जब पुलिस उसकी गहराई से जाँच करती है तो फिर उसका संबंध महागठबंधन और तेजस्वी यादव से जुड़ता नजर आता है। मंत्री ने दावा किया है कि बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है और वे किसी भी कीमत पर जंगलराज की वापसी नहीं होने देगी। जनक राम ने कहा कि पुलिस जब अपराधियों तक पहुंच रही है तो फिर ये साफ हो रही है कि अपराधियों को महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया और फिर कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को एक समय जंगलराज में झोंक दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब पहले जैसे नहीं रही है, अब वे जागरूक हो चुकी है और फिर किसी भी हालत में दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान द्वारा इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को, उनके वरिष्ठ जो शीर्ष नेता है उनको मैसेज किया था पत्र के जरिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से जवाब आया है कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब क्लियर कर दिया है कि AIMIM इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दूं कि
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय नागरिकों की नागरिकता निर्धारित करने के भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के उन पर पिछले दरवाजे से एनआरसी करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी व्यक्ति को नागरिक मानने या ना मानने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया, जब हमारी पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि एसआईआर पिछले दरवाजे से एनआरसी है। असदुद्दीन ओवैसी ने 2003 में बिहार में हुए आखिरी एसआईआर के नतीजे पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हम उन बीएलओ की संख्या की मांग करते हैं। हम अपने पार्टी सदस्यों से कहेंगे कि वे उन बीएलओ से मिले और फिर उनमें से पूछे कि नेपाल, म्यांमार और फिर बांग्लादेश के वे लोग कहाँ हैं जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं। वहाँ पर एसआईआर 2003 में हुआ था, जब उस समय कितने विदेशी नागरिकों का खुलासा हुआ था, ये सवाल है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने न केवल सत्तारूढ़ गठबंधन और चुनाव आयोग पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर भी अपना तीखा हमला जारी रखा। उन्होंने गठबंधन में शामिल होने की संभावना से इनकार किया और उस पर नए नेताओं को दबाने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठ पर आधारित थे और इसलिए लगाए गए क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि गरीबों और फिर उत्पीड़ितों का कोई नेता उनका राजनीतिक नेतृत्व बने। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि वे बस यही चाहते हैं कि आप उनके पीछे सिर झुका करके चले। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की और अपने पिछले अनुभव और फिर अपनी पार्टी पर लगे आरोपों का हवाला देते हुए इस फैसले को वजह बताया। वहीं पर एआईएमआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तीसरा मोर्चा बनाने का सुझाव दिया, जिसे ओवैसी एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वहीं पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि एआईएमआईएम सीमांचल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुनाव लड़ेगी, जहां पर पार्टी की मजबूत स्थिति है। वहीं पर अपनी पार्टी को एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम आगामी चुनाव अपनी शर्तों पर लड़ने और तीसरा मोर्चा बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम अपना चुनाव अच्छे तरीके से लड़ेंगे। हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि हमें तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी तरफ से एक प्रयास था। बिहार की जनता के सामने हर बात किसी न किसी वजह से आई है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम पर एफआईआर की गई है। यह बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर हालिया रिपोर्टिंग को लेकर के बेगूसराय जिले में वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं? क्या उनको जानबूझ करके रिपोर्टिंग और फिर सवाल पूछने के लिए निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल है। तो आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को सही करना और फिर एक नाम की दोहरी एंट्री, मृत व्यक्तियों के नाम, गैर निवासियों या फिर अवैध प्रवासियों के नाम हटाना है। हालांकि इस प्रक्रिया पर विपक्षी दलों और फिर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं, जैसे जल्दबाजी में लागू किया गया और फिर भेदभावपूर्ण बताया है। अपनी निष्पक्ष और फिर बेबाक पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले अजित अंजुम ने बेगूसराय के बलिया प्रखंड में एसआईआर की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर एक वीडियो रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस वीडियो में उन्होंने प्रक्रिया की खामियों और फिर स्थानीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी को उजागर किया था। जहां उनके अनुसार ये प्रक्रिया कुछ समुदाय को निशाना बना सकती है और इसमें दस्तावेजों की मांग को लेकर के अस्पष्टता है। जहां उनके इस वीडियो के बाद बेगूसराय में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उनके वीडियो ने सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और सरकारी काम में बाधा डाली। ये एफआईआर एक मुस्लिम बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ की शिकायत पर आधारित है, जिसे अजित अंजुम ने अपने वीडियो में शामिल किया था। अजित अंजुम का दावा है कि इस बीएलओ पर प्रशासनिक द्वारा दबाव डाला गया और उसे उनके खिलाफ मोहरा बनाया गया। अजित अंजुम ने इस एफआईआर को पत्रकारिता पर हमला करार दिया है और इसे उनकी सच्चाई उजागर करने की कोशिश को दबाने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में फॉर्म भरने की प्रक्रिया की रिपोर्टिंग की। इसी क्रम में वे बेगूसराय के बलिया प्रखंड में वहां गए थे जहां बीएलओ एफआईआर फॉर्म अपलोड कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वे उस जगह पर पूछताछ करने के लिए गए थे। अजित अंजुम ने कहा कि ये एफआईआर उनके एसआईआर किए गए
फैक्ट चेक और फिर खुलासे के कारण दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं वही कर रहा हूं जो एक पत्रकार को करना चाहिए। वहीं पर अजीत अंजुम ने दावा किया है कि बेगूसराय की एक मुस्लिम बीएलओ पर प्रशासन ने दबाव डाला और उसे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपने वीडियो का हवाला देते हुए कहा है कि इस वीडियो को देखिए और तय कीजिए कि मैंने उस मुस्लिम बीएलओ से क्या ऐसी बात कही है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। पर अजीत अंजुम ने अपने 40 मिनट के वीडियो में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कई सवाल उठाए थे जिनका जवाब वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग दें। उन्होंने कहा है कि उनकी रिपोर्टिंग का मकसद केवल प्रक्रिया की खामियों को उजागर करना था, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना। अजीत अंजुम ने इसे अपने पत्रकारिता का सम्मान माना है और कहा कि बेगूसराय में दर्ज ये एफआईआर एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए सर्टिफिकेट की तरह है। यह चुनाव आयोग की एसआईआर पर खुलासे का ये अंजाम तो होना ही था। अजीत अंजुम ने यह भी बताया है कि उनके रिपोर्टिंग को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे अपनी पत्रकारिता के सिद्धांतों पर अडिग रहे। इस मामले ने सोशल मीडिया पर पत्रकारिता जगत में हलचल मचा दी है। यह कई वरिष्ठ पत्रकारों और फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अजीत अंजुम के समर्थन में अपनी बात रखी है, जबकि कुछ ने इस मामले पर तथ्य रुख स्पष्ट किया है। वहीं पर कई पत्रकारों ने अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। एक पत्रकार ने एक्स पर लिखा कि अजीत अंजुम ने एसआईआर की प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया, जो एक पत्रकार का कर्तव्य है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना सच्चाई को दबाने की कोशिश है। एक अन्य यूजर ने कहा कि यह पत्रकारिता को चुप कराने का प्रयास है। अजीत अंजुम ने वही किया जो एक निष्पक्ष पत्रकारों को करना चाहिए। वहीं पर कुछ पत्रकारों ने एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए और अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग को साहसिक बताया। एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और अजीत अंजुम ने इसे बेनकाब किया है। इसके बजाय कि चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब दे, उन्होंने एफआईआर का रास्ता चुना।